नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं विदेश नीति की। क्या है भारत की विदेश नीति? विदेश नीति कहते किसे हैं? भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन से हैं? निर्धारक सिद्धांत कौन से हैं जिनके ऊपर हमारी विदेश नीति आधारित है? हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे उसके बाद कि 1990 यानी कि 1990 क्या है? 1990 का जो दौर है वो वैश्वीकरण के दौर के रूप में देखा जाता है। उसके बाद का जो समय है वो वैश्वीकरण का दौर है। तो 1990 के बाद यानी कि वैश्वीकरण के दौर में, भूमंडलीकरण के दौर में भारतीय विदेश नीति में कौन से बदलाव आए हैं, इनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ इस पूरी वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे लाभ ज़रूर मिलेगा। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, एक बार हम अपने सवाल पे जो मैंने यानी कि जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व बताएंगे हम आपको, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि भूमंडलीकरण के दौर में, वैश्वीकरण के दौर में, वैश्वीकरण के बाद, भूमंडलीकरण के बाद उस दौर में भारतीय विदेश नीति में हुए परिवर्तन की व्याख्या करें। तो दो चीज हमारा मुख्य जोर रहेगा इसमें। हालांकि तीन चीज हम जोर देंगे कि भारतीय विदेश नीति मतलब विदेश नीति है क्या, भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व, और वैश्वीकरण के दौर में कौन कौन से परिवर्तन आए हैं भारत की विदेश नीति में। तो देखिए, सबसे पहले कि विदेश नीति क्या है। देखिए, विदेश नीति क्या है? आप ऐसी नीति बनाएं जिससे कि जो शेष विश्व है, जो अन्य देश हैं, उनके साथ आपके देश के संबंध स्थापित हो जाएं। ऐसी नीति आपको बनानी है। और याद रखें कि ये नीति ऐसी हो जिससे आपका हित भी पूरा होता हो, आपका राष्ट्रीय हित भी पूरा होता हो, अंतर्राष्ट्रीय हित भी पूरे होते हो, और आपके जो अलग अलग देश हैं जिनसे आप संबंध बनाना चाहते हैं, जिनसे आप दोस्ती करना चाहते हैं, वे भी आपके साथ रहें। ये ज़रूरी नहीं कि दो देश हैं, ये ज़रूरी नहीं कि दो देश हैं आप दोनों से ही जो है अपने दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है ये दोनों देश आपस में क्या हो, आपस में दुश्मन हो, या आपस में जो है इन दोनों के देशों के बीच में द्वेष हो। तो आपको ऐसी नीति बनानी पड़ेगी कि ना ये नाराज़ हो ना ये नाराज़ हो। समझ रहे हैं? तो ये एक जटिल प्रक्रिया है, ये कोई आसान काम नहीं है कि आप जो है विदेश नीति बना रहे हैं और इस तरह से कि आप सामंजस्य के साथ स्थापित करके अपने हितों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो विदेश नीति एक जटिल प्रक्रिया है दरअसल। देखिए, किसी भी स्वतंत्र व प्रभु संपन्न देश की विदेश नीति मूल रूप से उन सिद्धांतों, हितों तथा लक्ष्यों का समूह होती है। किसी भी देश जो स्वतंत्र है, जो प्रभुत्व संपन्न है, जैसे भारत, तो जो हमारी विदेश नीति होगी, जो ऐसे देश की जो विदेश नीति होगी, वो उन सिद्धांतों, उसके हित और उसके लक्ष्य का समूह होती है। कुछ सिद्धांत होते हैं उसके अंदर, हमारे कुछ हित होते हैं उस नीति में, और कुछ लक्ष्य होते हैं जिन्हें हमें पाना होता है उस नीति के अंदर, जिसके माध्यम से, जिस नीति के माध्यम से वह देश दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने, अपने राष्ट्र हितों और लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। बहुत सिंपल चीज लिखी है। क्या लिखा हुआ है कि ये एक ऐसी नीति है जिसका इस्तेमाल करके आप अन्य देशों के साथ क्या करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। अब क्या करेंगे, अपने राष्ट्र हित को पूरा करेंगे और उन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। इस नीति का अनुसरण करके, इस नीति का प्रयास, इस नीति को पूरा करके। तो ये जो आपको बात बताई कि भाई ये राष्ट्र हित को हमें पूरा करना है, इस नीति का इस्तेमाल करके हम अपने देश के हित को पूरा करते हैं। तो ये राष्ट्र हित है क्या? क्या है राष्ट्र हित? देखिए जरा, उस पर भी हम ध्यान देते हैं। राष्ट्र हित क्या है? देखिए राष्ट्र हित क्या है, मैंने यहाँ 3 पॉइंट में लिखा हुआ है। क्या है एक देश का हित? इंडिया का हित क्या है? इंडिया का इंटरेस्ट किस चीज़ में कि भाई हम जब किसी देश के साथ विदेश नीति रखेंगे या संबंध बनाएंगे या दोस्ती करेंगे, तो हम क्या चाहते हैं उस देश से? उस देश से हम ये चाहते हैं कि वो हम पे कभी भी आक्रमण ना करे, यही चाहेंगे हम। तो राष्ट्र हित क्या है? बाहरी आक्रमण से सुरक्षा, देश की अखंडता को बनाए रखना और आर्थिक समृद्धि और विकास करना, यही हमारा राष्ट्र हित है। अब विदेश नीति के कुछ परिभाषाओं पे हमें ध्यान देना चाहिए। देखिए,
वोडल्स्की क्या कहते हैं, बहुत फेमस इनकी परिभाषा है, वो कहते हैं कि कोई भी राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के साथ, कोई भी देश दूसरे देश के साथ उसके व्यवहार में परिवर्तन करवाने के लिए, क्योंकि अभी आप किसी के साथ अपने संबंध और नीति बनाई नहीं है, तो अभी हो सकता है उसका अप्रोच आपके प्रति, उस देश का अप्रोच थोड़ा अलग हो, तो आप अपने फेवर में उसे लाने के लिए, उसके व्यवहार में परिवर्तन करवाने के लिए और गतिविधियों को अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए जो हम उपाय करते हैं वो विदेश नीति कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, जो इंटरनेशनल सिचुएशंस हैं, इंटरनेशनल जो इन्वायरमेंट है, उसको अपने फेवर में बनाने के लिए, उसको अपने अनुकूल बनाने के लिए आप जिस नीति का इस्तेमाल करते हैं वो विदेश नीति होती है। जाहिर सी बात है, आप हमेशा इसे जो है अपने पास रखना चाहेंगे, अपने फेवर में रखना चाहेंगे, तो वो नीति विदेश नीति कहलाएगी, जिसका आप इस्तेमाल करके ये सब काम को पूरा कर रहे होंगे। गिब्सन का भी एक परिभाषा है जो बहुत इस्तेमाल की जाती है। वो कहते हैं कि विदेश नीति ज्ञान और अनुभवों पर आधारित एक ऐसी निश्चित योजना होती है जिसके द्वारा किसी सरकार के शेष विश्व के साथ संबंधों का संचालन किया जाता है। ये एक ऐसी नीति है, एक ऐसी योजना है जिसका इस्तेमाल करके किसी एक देश की सरकार बाकी दुनिया के साथ, बाकी देशों के साथ अपने संबंधों का संचालन करती है। इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्र हितों को प्रोत्साहित करना और सुरक्षित करना। और राष्ट्र हित क्या है आपको पता चल गया है। निम्नलिखित परिभाषाओं से हम समझ सकते हैं कि विदेश नीति जो है वो राष्ट्र हित को प्राप्त करने के लिए एक ऐसा साधन है जो अंतर्राष्ट्रीय हित को भी पूरा करता है। तो देखिए, आप राष्ट्र हित को भी पूरा करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय हित को भी पूरा करेंगे, अपनी एक सिचुएशन बनाएंगे, जो इन्वायरमेंट है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है, जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं, उसे अपने अनुकूल बनाएंगे, देशों को अपने साथ लेंगे, तब जाके हम उसे क्या कहेंगे, ये हमारी एक विदेश नीति है। हैंस मॉर्गनथॉ क्या कहते थे? अब इंटरनेशनल रिलेशन की बात होगी तो इनकी तो भाई जरूर बात हमें करनी पड़ेगी। कहते हैं कि जब तक विश्व राजनीति का रूप जो है, जब तक विश्व राजनीति उसके जो संचालन है वो राष्ट्र के आधार पर हो रहा है, क्योंकि आपको पता है ये जो जमाना है वो नेशन स्टेट का है, तो जब तक नेशन स्टेट रहेंगे तब तक राष्ट्रहित, यही राष्ट्रहित पूरी दुनिया में संबंधों की प्राथमिकता होगी। जो लोग अपना विदेश नीति बनाते समय, नेशनल रिलेशन बनाते समय, देशों के साथ अपना संबंध बनाते समय जिस चीज़ को प्राथमिकता देंगे, जिस चीज़ को प्रेफरेंस देंगे, वो राष्ट्र, वो नेशन स्टेट, वो क्या होगा? वो होगा नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रहित। मॉर्गनथॉ ने कहा। तो आप देख रहे हैं कि हर जगह, हर परिभाषा, हर व्याख्या में राष्ट्रहित बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विदेश नीति में राष्ट्रहित बहुत जरूरी होता है। ये बात तो आपके दिमाग में अब चली जानी चाहिए, कोई संकट नहीं होना चाहिए इस बारे में। अब देखिए कि विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। तो फेडल और लिंकन क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, विदेश नीति के निर्धारक तत्व का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो विदेश नीति बनती है वो किस किस कारकों से इफेक्ट होती है। तो भारत की विदेश नीति जब बनती है तो उसको निर्धारित करने वाले उसके डिटर्मिनेट्स कौन कौन से हैं वो आपको बताने पड़ेंगे, निर्धारक तत्व आपको बताने पड़ेंगे। किन फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है, या कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारी विदेश नीति को। तो फेडल और लिंकन क्या कहते हैं? उनका मानना ये है कि मूल रूप से जो विदेश नीति की जड़ें होती है, जो विदेश नीति बनती है, दरअसल उसके पीछे जो है वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि काम कर रही होती है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उनका काम कर रहा होता है, उनकी राजनीतिक जो संस्थाएं हैं, जो वहाँ की पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो काम करते हैं उसके पीछे, वहाँ की परंपरा कैसी है, उसकी आर्थिक आवश्यकताएँ कैसी है, शक्ति के जो तत्व हैं वो कैसे हैं, उसकी अभिलाषा कैसी है, और भौगोलिक परिस्थिति कैसी है देश की, इन सारी चीज़ों में और राष्ट्र के मूल्य में वो उसमें पाई जाती है किसी भी देश की विदेश नीति की जड़ें। तो भारत की विदेश नीति की जो जड़ें हैं, भारत की विदेश नीति के जो निर्धारण तत्व हैं वो भी इन सब पे आधारित है। जाहिर सी बात है, वो भी भूगोलिक तत्व पे आधारित होगा, वो भी आर्थिक तत्व पे आधारित होगा, वो भी राजनीतिक तत्व पे आधारित होगा, वो भी इतिहास में छुपा हुआ होगा। तो देखना पड़ेगा हमें कहाँ कहाँ से हमारी विदेश नीति किस किस प्रकार से बनती है। तो चलिए ध्यान देते हैं हम लोग इस चीज़ पे। तो
अगर हम भौगोलिक तत्व की बात करें तो सबसे पहले हम ज्योग्राफिकल फैक्टर के ऊपर बात करेंगे, विदेश नीति के निर्धारक तत्व। और मैं बड़ी जल्दी आपको, मैं बस ये क्योंकि आप इसे पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि अच्छा इसमें ये बात लिखी हुई है। देखिए, मान लीजिए कोई ऐसा देश जो ऐसी जगह हो जो बिल्कुल मतलब मान लीजिए कि समुद्र के बीचों बीच हो, एक टापू पे बसा हुआ देश हो, तो जाहिर, और उसके आसपास दूर दूर तक, हजारों किलोमीटर दूर तक जो है कोई देश ना हो, बीच में बिल्कुल समुद्र के बीच में हो, तो जाहिर सी बात है प्राकृतिक रूप से उसके ऊपर जब भी कोई अटैक करेगा तो उसे बहुत पहले पता चल जाएगा, क्योंकि उसकी सीमा किसी से मिल नहीं रही है। तो उसे अपनी रक्षा पे जाहिर सी बात है बहुत कम खर्च करना पड़ेगा, उसे तारे नहीं बनानी पड़ेंगी जैसा इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे तारे बिछाता है ना, तो खर्चा कम हो जाएगा। तो समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो उसको सुरक्षा जो है ना, वो एक प्राकृतिक सुरक्षा मिल जाती है इस तरह के देशों को। तो आपकी ज्योग्राफी कैसी है, आप किन देशों के अगल बगल हैं, आपकी ज्योग्राफी किस तरह से है, आपका देश किस जगह बसा हुआ है, इससे भी आपकी विदेश नीति इफेक्ट होती है। कैसे? तो भारत जो है वो एक विशाल आकार, बहुत बड़ा देश है ना, उसकी जलवायु जो उसकी अवस्थिति है, जो उसकी भू आकृति है, वो भारत को विदेश नीति के निर्माण करते समय उसकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। दक्षिण एशिया क्या है आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत है नहीं। देखिए, भारत के उत्तर में हिमालय है ना, हमारे नॉर्थ में हिमालय, हमारे साउथ में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। तो आप देखें प्राकृतिक सुरक्षा तो हमें मिली हुई है ना, जो इसे प्राकृतिक सुरक्षा देती है। पर सामरिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो एक चिंता का कारण भी है ना, क्योंकि हिमालय की जो चोटियां हैं उस पर हमें अपनी सुरक्षा के लिए जो हमें अपने सैनिक तैनात करने पड़ते हैं, वो बहुत कठोर जलवायु में वहाँ रहते हैं, खड़े होते हैं। तो एक चिंता का विषय है। कई देशों की हमारी सीमाएं लगती हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, भूटान, इन सबसे म्यांमार, इन सबसे हमारी जो है सीमाएं लगती हैं। कितने सारे देशों से हमारी सीमाएं लगती हैं। तो इतनी सारी सीमाएं लगने के कारण जो सुरक्षा पर जो व्यय है वो भी अधिक होता है। हिंद महासागर में अमेरिका और चीन और अन्य देश जो है अपनी गतिविधियां बढ़ाते जा रहे हैं ना, जो हमारी चिंता का एक विषय है, जो हमारी भारत की चिंता और उसकी चिंता का एक विषय है। इसलिए आप देखोगे कि क्योंकि हिंद महासागर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक ऐसा जगह आप उसे कह सकते हैं दुनिया का, जहां से दुनिया का लगभग 70% ट्रेड यहां से होकर गुजरता है। आधी दुनिया यहां से होकर गुजरती है। जो बड़ी बड़ी शिप में जो भी कंटेनर्स जा रहे होते हैं वो यहीं से होकर गुजर रहा है। तो जिसका हिंद महासागर पे कब्जा हुआ, वो माना जाएगा कि वो वर्ल्ड ट्रेड पे कब्जा कर रहा है, वर्ल्ड ट्रेड को निर्देशित कर रहा है, विश्व व्यापार पे वो जो है एक तरह से नियंत्रण ला रहा है। तो अमेरिका, चीन तो बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी करता रहता है हिंद महासागर में, है ना। तो इन सबसे भी हमारी चिंताएं बढ़ी हैं। तो जब ऐसी चिंताएं, क्योंकि हिंद महासागर भारत अपना मानता है उसे, वो मानता है कि ये पूरा जोन ही भारत का है, इसलिए भारत ने जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंद महासागर को जोन ऑफ पीस घोषित कराया। देखिए, हमारी जो नीति बनी, जोन ऑफ पीस बनी, कि हमने बोला कि हिंद महासागर को जोन ऑफ पीस घोषित कराया जाए, इस क्षेत्र को पूरी तरह से शांति का क्षेत्र घोषित किया जाए। तो ये हमारी विदेश नीति में शामिल हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये हमारी ज्योग्राफी को इफेक्ट करता है, हमारी ज्योग्राफी के पे बात आ गई है। विचारकों का मानना है कि भारत को अपने पड़ोसी देशों से मधुर संबंध का प्रयास करते रहना चाहिए। भारत द्वारा आसियान, आपको पता ही है कि भारत के दक्षिण पूर्व के देश जो हैं वो आसियान में आते हैं। शार्क, जो भारत का एक रीजनल कॉर्पोरेशन है, इस सब संगठन को मजबूत बनाने के पीछे जो है यही कारण है कि भारत इन सबको मजबूत बना रहा है, क्योंकि ये ज्योग्राफिकली देखेंगे तो भारत के पास में है, सारा पड़ोसी है भारत के। और यही सारे जो आसियान है, जो शार्क है, ये दक्षिण एशिया में भारत के हित को सुरक्षित करते हैं। इसलिए भारत ने देखो क्या किया है, 1997 में हम लोगों ने तटवर्ती देशों के साथ सहयोग बनाने के लिए हिम क्षेत्र की स्थापना की। हिम क्षेत्र क्या है, आप इसे सर्च करिएगा, गूगल करिएगा, आप इसे गूगल करिएगा। सुरक्षा, देखिए मैंने ये पढ़ा है अभी, भारत द्वारा आसियान और शार्क संगठन को मजबूत करने के पीछे जो है यही कारण है कि दक्षिण एशिया में भारत के हितों की सुरक्षा हो पाए। तो ज्योग्राफी के हिसाब से, जो हम रीजनल हिसाब से जो हम काम कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि विदेश नीति को भौगोलिक तत्व भी इफेक्ट करते हैं। इसलिए भारत ने 1997 में तटवर्ती देशों के साथ सहयोग बनाने के लिए हिम क्षेत्र की स्थापना की थी। अब ये क्या है, इसे आप गूगल करिएगा, हिमत क्षेत्र, हिंद, म से महासागर, त से तटीय, छे से क्षेत्रीय और सा से सहयोग। तो हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ की हमने स्थापना की थी, इसे आप सर्च करिएगा। इसके बाद जो है हम लोगों ने अंडमान निकोबार में अपना सैन्य अड्डा स्थापित किया, ये भी आप देखिएगा।
तो ये सब हमने अपनी भौगोलिक सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, भौगोलिक परिस्थिति को मजबूत करने के लिए ये सब काम किया। तो विदेश नीति को इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अब देखिए आर्थिक तत्व भी हमें जो है इफेक्ट करते हैं। आर्थिक और सैन्य तत्व कैसे इफेक्ट करते हैं? देखिए अपनी स्वतंत्रता के बाद जो है भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती क्या थी? वो राष्ट्रीय सुरक्षा की थी और वो आर्थिक विकास की थी। आर्थिक विकास करने के लिए आवश्यक क्या है? किसी भी देश के लिए जब आर्थिक विकास करना है तो उसके लिए जरूरी है कि उसके पास प्राकृतिक संसाधन हो, और उस प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करने के लिए उसके पास क्या हो? तकनीक हो, क्षमता हो। भारत के पास संसाधन तो थे, परंतु तकनीक जो है उसे अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों से मंगानी पड़ी, क्योंकि हमारे पास तो टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो इसीलिए हमें अमेरिका और ब्रिटेन के साथ जो है ऐसे संबंध स्थापित करने पड़े, और सोवियत संघ और रूस के को भी हमने नाराज नहीं किया। तो दोनों के साथ हमें जो है मिले जुले व्यवहार करना था। इसलिए आप देखोगे कि ना तो हम अमेरिका की तरफ गए डायरेक्ट, और ना तो हम सोवियत संघ की तरफ गए, क्योंकि हमें दोनों से लाभ मिलेगा था। समझ रहे हैं आप किस तरह से हमारी विदेश नीति इफेक्ट हो रही है? हमारे आर्थिक कारण से, क्योंकि हमें अभी विकास करना है, क्योंकि हमें अभी टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, उस समय की बात कर रहा हूँ। तो हमने दोनों के साथ दोस्ती करने का काम किया, ना कि किसी एक गुट को ज्वाइन करना। इसलिए हमने गुटनिरपेक्षता का अनुसरण किया। अब देखिए अब WTO का जमाना है, तो भारत ने WTO का भी समर्थन किया। क्यों? क्योंकि विश्व व्यापार में हमें अपनी भागीदारी बढ़ानी है। फिर साफ्टा की स्थापना की, क्योंकि क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता पे भी जोर देना है। साफ्टा जो क्षेत्रीयता, साफ्टा क्या है? शार्क का एक ट्रेड कॉर्पोरेशन है। तो वो क्यों है? ताकि क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता भी जोर हो, अमेरिका और बाहरी पश्चिमी देशों की जो ऊपर जो हमारी निर्भरता है वो खत्म हो। ये बात भी है। देखिए आर्थिक तौर पे हमारी विदेश नीति चेंज हो जाती है। तो आर्थिक विकास में सैन्य तत्व भी बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होते हैं। भारत को रक्षा पर अधिक व्यय करना पड़ता है, इसलिए भारत जो है हमेशा शांति के पक्ष में रहा है, कि जानता है वो कि हमारी जो सीमाएं हैं वो 7 देशों से लगती है, 6 देशों से लगती है डायरेक्ट। तो हमें भाई सैन्य व्यय बहुत खर्च करना पड़ता है। इसीलिए हम चाहते हैं क्या? कि शांति हो पूरी दुनिया में, ताकि हमारा सैन्य खर्च कम हो। इसलिए भारत जो है सदैव शांति के पक्ष में रहा है। भारत ने रूस, अमेरिका, इजराइल जैसे कई देशों के साथ सामरिक समझौते किए हैं। ये बात है। इतिहास और परंपरा भी हमारे विदेश नीति को निर्धारित करता है। कैसे? भारत का इतिहास शांति का इतिहास रहा है, भारत का इतिहास आध्यात्म का इतिहास रहा है, धर्म का इतिहास रहा है। तो भारत की विदेश नीति की जड़ें जो उसकी परंपरा और इतिहास में भी है। बुद्ध और गांधी किस चीज के ऊपर जोर देते थे? बुद्ध और गांधी अहिंसावादी थे, उनका चिंतन अहिंसावादी है, और भारत की विदेश नीति में ये दिखाई देता है अहिंसावाद। नेहरू द्वारा अपनाए गए पंचशील का सिद्धांत, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत भी भारत के ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर से मिलता है, जो आपको जैनिज्म, बौद्धिज्म में प्राप्त मिल जाएगा। पंचशील और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व जो नेहरू ने अपनाया, जो हमने चाइना के साथ डिक्लेयर किया 54 में। और अब देखिए भारत का इतिहास जो रहा है वो उपनिवेश से हम लोग पीड़ित रहे हैं। हमारे ऊपर एक देश आया ब्रिटेन, उसने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया, उसने हमें अपना उपनिवेश बना लिया, गुलाम बना लिया। हम लोग 200 साल तक गुलाम रहे, तो पीड़ित रहा है भारत इससे। इसीलिए भारत जो है उपनिवेशवाद का विरोध करता है, रंगभेद का विरोध करता है अपनी विदेश नीति में। आप देखेंगे कि हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से अपने संबंध तोड़ दिए थे, जब वहाँ जो है रंगभेद की नीति अपनाई जा रही थी। बाद में जब उन्होंने देखिए हमने क्रिकेट भी नहीं खेला था, ये 90s की बात है। 90s के शुरुआती दौर में जो है हम लोगों ने दोबारा से साउथ अफ्रीका के साथ जो है क्रिकेट की शुरुआत की थी। उससे पहले जो है हम लोग उसके साथ क्रिकेट भी नहीं खेल रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ रंगभेद वाली सरकार थी। आप इसे सर्च करिएगा। चौथा हमारा जो फैक्टर है या डिटर्मिनेट्स है, जो निर्धारक तत्व होता है किसी भी विदेश नीति का, वो आपको मैंने बताया, यह है नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित। तो पंडित नेहरू क्या कहते थे इस बारे में? पंडित नेहरू कहते थे कि किसी भी देश की जो विदेश नीति की आधारशिला है उसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा होती है। भारत की विदेश नीति का भी यही लक्ष्य है कि वो अपने राष्ट्रीय हित को सुरक्षित करे। राष्ट्रीय हित क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। हालांकि भारत के राष्ट्रीय हित का निर्धारण भी काफी जटिल है, बहुत जटिल है। क्या है राष्ट्रीय हित? क्योंकि हमने कुछ चीजों को शॉर्ट टर्म के लिए रखा हुआ है कि राष्ट्रीय हित हमारा भी। अच्छा, अभी का राष्ट्रीय हित क्या है इंडिया का? अभी इंडिया का राष्ट्रीय हित यह है कि जल्द से जल्द हमें वैक्सीन मिल जाए, कोई भी देश हमें वैक्सीन दे, है ना। कोई भी हमारे साथ जो है इस तरह के जो हमें मेडिकल इक्विपमेंट्स है वो हमें दें, ऑक्सीजन की सप्लाई करें। अभी हमारा शॉर्ट टर्म का नेशनल इंटरेस्ट तो यही है। लॉन्ग टर्म का क्या है? लॉन्ग टर्म का क्या है हमारा? कि हमारी जो है जो नेशन है वो सुरक्षित रहे, हमारे बॉर्डर सुरक्षित रहे। तो बहुत ज़्यादा जटिल चीज़ है, इतना आसान नहीं है।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विदेश नीति वह विधि है, वो मेथड है जिसके माध्यम से जो देश है, जो राष्ट्र है, वो अपने राष्ट्र हितों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। सिंपल बात। इसके अलावा जो है आंतरिक घरेलू राजनीति, जो देश के अंदर राजनीति चल रही है, उससे भी हमारे देश की विदेश नीति प्रभावित होती है। कैसे? देश के अंदर की जो राजनीति है वो भी हमारे विदेश नीति को, अब बोलोगे कि भाई विदेश नीति है, दूसरे देश से संबंध रखना, इससे हमारे देश की घरेलू राजनीति का क्या लेना देना? नहीं। याद रखना, जो देश अपने इंटरनल मामले में मजबूत नहीं होगा, घरेलू राजनीति में मजबूत और स्टेबल नहीं होगा, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत नहीं हो सकता। पाकिस्तान की कोई बात क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि वो इंटरनली बहुत डिस्टर्ब रहता है। इराक की, ईरान की, सीरिया की बात कोई क्यों नहीं सुनता? क्यों? क्योंकि वो इंटरनली डिस्टर्ब है। अमेरिका की बात आप क्यों सुनते हैं? क्योंकि वो इंटरनली इतना स्ट्रांग है कि बाहर के देश उसके इंटरनली कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते उसके लिए। आज कश्मीर हमारा सरदर्द बना रहता है, तो हमारी वो एक नब्ज ऐसी है कि कोई भी देश उसे दबा के जो है हमें परेशान कर लेता है। समझ रहे आप मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब इस बात को, इसका गलत मतलब मत निकालना, लेकिन मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ बस उसको समझो कि घरेलू राजनीति भी हमारी विदेश नीति को जो है इफेक्ट करती है, उसका निर्धारण करती है। नहीं, किसी भी देश की विदेश नीति व घरेलू नीति में जो है गहरा संबंध होता है। मिबले क्या कहते थे? वो कहते थे कि विदेश नीति दूसरे माध्यमों से घरेलू नीति का ही विस्तार है, यानी कि जो आपकी घरेलू नीति है उसी का एक्सटेंशन है एक विदेश नीति। किसी भी देश की विदेश नीति राजनीतिक व्यवस्था, उसकी दलगत राजनीति, जो पार्टी पॉलिटिक्स है उसके देश की, उसका संभ्रांत वर्ग जो है, जो एलीट वर्ग है, जो दबाव समूह है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो एनजीओज हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, जो दबाव समूह है आदि जो है घरेलू तत्व से भी जो है वो प्रभावित करते हैं। ये बात भी ध्यान देने वाली है कि जिस देश की घरेलू राजनीति में संकट और अस्थिरता होती है, वह देश कभी भी मजबूत विदेश नीति का निर्माण नहीं कर पाता। ठीक है, नहीं कर सकता। भारत में आंतरिक स्थिरता है, बिल्कुल है, और घरेलू राजनीति में भी एक सकारात्मकता है ना? तो इसी कारण विदेश नीति का निर्माण जो है हमारे यहाँ वो मजबूती के साथ होता है। ठीक ना? तो ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग इंटरनली स्ट्रांग नजर आते हैं, इसीलिए जो है हमारी विदेश नीति इतनी अच्छी आपको नजर आएगी। जो भी है, खामियां भी है, लेकिन इसीलिए आप जो है स्ट्रांग एक विदेश नीति बना पाते हैं। उसके अलावा छठा, आप गुट निरपेक्षता को तो जरूर रखेंगे इसके अंदर। कई सालों तक जो है हम इसी को अपने कंधों पे ढोते रहे। क्या है गुट निरपेक्षता? आप सबको पता ही होगा कि दो गुट थे दूसरे विश्व युद्ध के बाद, शीत युद्ध के दौरान दो गुट बन चुके थे। एक अमेरिका का अलायंस था, एक सोवियत संघ का अलायंस था। हम लोगों ने कहा कि हम दोनों में से किसी अलायंस में डायरेक्ट शामिल नहीं होंगे, बल्कि हम दोनों से फायदा उठाएंगे। गुट निरपेक्षता यानी कि गुटों से अलग रहने की नीति, गुट निरपेक्षता। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो विश्व जो है वो दो गुटों में बटा हुआ था। ऐसे में भारत जो है शीत युद्ध के प्रसार को रोकने के लिए गुट निरपेक्षता का रूप किया। इसका अर्थ यह नहीं कि भारत विश्व की राजनीति के प्रति उदासीन हो जाए कि भाई हम तो घर में बैठ गए। ये आइसोलेशन नहीं था। इसका मतलब ये नहीं था कि हम जो वर्ल्ड लेवल पे जो पॉलिटिक्स हो रही है हम उससे मुंह छुपा के जो है कन्नी काट के कहीं भाग गए। नहीं, हम अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए तैयार थे। इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉलिटिक्स हो रही थी हम उसमें भी इंटरवीन करते थे। याद करें, जब कोरिया संकट हुआ था साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में, तो उसमें मध्यस्थता किसने की? भारत ने की। तो इसका अर्थ ये नहीं कि भारत विश्व राजनीति के प्रति उदासीन हो गया, बल्कि भारत ने तो महाशक्तियों के बीच मध्यस्थता करके विवादों को निपटाया, सुलझाया। तो गुटनिरपेक्षता की नीति से भारत ने न सिर्फ अपने स्वतंत्र विदेश नीति का निर्वहन किया, उससे हमें सपोर्ट मिला गुटनिरपेक्षता। वरना अगर आप अमेरिका के साइड चले गए तो आप सोवियत संघ के तो ऐसे ही दुश्मन बन गए, और आप सोवियत संघ के साइड चले गए तो अमेरिका के आप दुश्मन ही बन गए। तो आपकी विदेश नीति का कोई मायने रह नहीं जाएगा अगर आप गुट में शामिल हो जाते हैं तो, है ना? तो गुटनिरपेक्षता से क्या हुआ कि आप अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रख पाए, और इसका फायदा क्या हुआ कि हमें दोनों महाशक्तियों से लाभ मिला। एक लेखक है, आप नाम जानते होंगे उनका, चेतन भगत का नाम आपने सुना ही होगा। एक बार उन्होंने ट्विटर पे लिखा था कि जो अगर हमें समझदारी इस बात में थी कि हम अमेरिका को ज्वाइन कर लेते। वो कहते हैं क्या कि एक समझदार देश अमेरिका को ज्वाइन कर लेता। अब एक और लेखक है जावेद अख्तर, उन्होंने भी उनका जो है जवाब दिया उसी ट्वीट पे क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा था कि पड़ोसी देश है एक पाकिस्तान, उसने अमेरिका को ज्वाइन किया था, बहुत समझदार था वो,
तो उसकी क्या हालत है वो आप सब जानते हैं। तो ये बात आपको समझनी चाहिए, या ये बात आपको भी जाननी चाहिए कि क्यों जो है हम ना सिर्फ डायरेक्ट अमेरिका के साथ जुड़ गए और ना सिर्फ डायरेक्ट जो हम सोवियत संघ के साथ जुड़ गए। तो इससे कोई लाभ था। भिलाई का प्लांट आपका एक अलग महाशक्ति लगा रहा था और बोकारो में एक अलग महाशक्ति, तो दोनों महाशक्ति से आपको जो है फायदा मिल रहा था। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। खैर, इसके अलावा एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट भी होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय परिवेश भी होता है जो आपकी विदेश नीति को इफेक्ट करता है कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, उसको ध्यान में रख के ही आपको विदेश नीति बनानी पड़ेगी। आज पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो उसको ध्यान में रख के आपको विदेश नीति बनानी पड़ेगी। अभी एग्जांपल दूंगा मैं। देखिए, किसी भी देश की विदेश नीति अपने चारों ओर जो विश्व में घट रहा है, जो घट रही घटना है, उसके प्रति उदासीन नहीं हो सकती, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है शीत युद्ध का दौर चला, इसकी प्रतिक्रिया में भारत ने क्या किया, अपनी विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता को शामिल किया। ठीक है, जैसे ही WTO का प्रभाव बढ़ा तो भारत ने साफ्टा को महत्व देना शुरू किया। आज कोरोना जब पूरी दुनिया को अपने विश्व के अपने चपेट में ले चुका है, तो भारत अपनी विदेश नीति में वैक्सीन मैत्री को शामिल कर रहा है। और वैक्सीन जो है अलग अलग देशों को, जिन देशों के साथ हमें संबंध बेहतर करने हैं, उन्हें हम वैक्सीन जो है एज अ गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, वैक्सीन मैत्री को बढ़ावा दे रहा है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत की विदेश नीति पर कुछ घरेलू तत्वों का तो कुछ बाहरी तत्वों का असर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, भाई एक्सटर्नल फैक्टर है पेट्रोल का दाम बढ़ना। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता है तो आप इंटरनली जो है आपकी पॉलिटिक्स चेंज होने लग जाती है। फिर आप ईरान के पीछे भागना शुरू कर देते हैं कि भाई हमें जो है सस्ता पेट्रोल दो। फिर आप रशिया की तरफ चले जाते हो कि भाई हमें जो है पेट्रोल चाहिए, सस्ता पेट्रोल दो, आप हमें जो है नेचुरल गैस दो। चेंज होने लग जाते हैं आप। सऊदी अरब महंगा कर देता है तो ईरान की तरफ भागने लग जाते हैं। यह आपको समझना पड़ेगा कि इंटरनल फैक्टर भी इफेक्ट करते हैं हमारी विदेश नीति को और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं। तो निर्धारक तत्व हैं ये कुछ, मैंने आपको 7 बताए हैं, काफी है। अब आ जाते हैं हम लोग कि 1990 के बाद, यानी कि वैश्वीकरण के दौर में 1990 का जो दौर है, 1990 के बाद का जो समय है वो वैश्वीकरण का दौर है। उस वैश्वीकरण के दौर में 1990 के बाद के समय में भारतीय विदेश नीति में कौन से बदलाव आए। सच बताऊं तो ऐसा कोई पैराडाइम शिफ्ट नहीं हुआ, मतलब ऐसा कोई पूरी तरह से बदलाव नहीं आया है कि मैं आपको एक लाइन लिख दूँ, एक पार्टीशन यहाँ डाल दूँ, इधर लिख दूँ 1990 से पहले और इधर लिख दूँ 1990 के बाद। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, समय बदला है, दुनिया बदली है, परिस्थितियां बदली हैं, वैश्वीकरण आया है, पूरी दुनिया उसमें क्यों ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट देखा जा सकता है राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से। तो जाहिर सी बात है विदेश नीति में कुछ हल्के बदलाव होंगे, जरूर होंगे, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव कुछ देखने के लिए मिला हो, ये मेरा मानना ऐसा नहीं है। खैर, 1990 के बाद के वैश्वीकरण का दौर जो है स्थापित हो गया, जिससे पूरी दुनिया में बदलाव आया, नव उदारवादी विचारधारा मजबूत हुई। हालांकि वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है, मतलब इसका आर्थिक परिणाम है, इसका राजनीतिक परिणाम है, इसका सांस्कृतिक परिणाम है, परंतु इसका आर्थिक परिणाम जो इकोनॉमिक जो इसका आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1991 के बाद भारत में भी आर्थिक सुधार हुए थे। 1991 में ही जब पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय हमारे वित्त मंत्री थे, तो उस समय जो है हमने आर्थिक सुधार किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए हम लोगों ने। NEP जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसमें हमने LGP को शामिल किया। LGP मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को हमने शामिल किया। तो ये जो वैश्वीकरण की नीति हमने अपनाई थी वो 1991 में अपनाई थी। तो आज के समय में आप देखेंगे कि उससे हमें क्या फ़ायदा मिला कि हम एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में देखे जाते हैं पूरी दुनिया में। हम टॉप 5 जो है इकोनॉमी में शामिल हो चुके हैं दुनिया की। भारत ने 2024 तक टारगेट रखा है कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को, जो इस समय $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो 2024 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लक्ष्य को उसने निर्धारित किया। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा जो है लक्ष्य हमारा। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को अपनाने से भारत का झुकाव जो है प्रमुख रूप से पश्चिमी देशों की तरफ तो बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है, परंतु इसके बावजूद भारतीय विदेश नीति में कोई बड़ा विशेष परिवर्तन नहीं आया। ऐसा नहीं है कि हमने रूस को छोड़ दिया। फिर भी 1990 के बाद भारत के द्वारा जो है अपनी विदेश नीति में कई सारी नई नीति को शामिल किया गया है। तो ये जो परिवर्तन है ना, उस परिवर्तन को आप बदलाव की तरह देखने से अच्छा ये होगा कि आप ये देखें कि हमने अपनी विदेश नीति में और नया नया क्या शामिल किया है 1990 के बाद। इस नज़रिए से हम लोग इसे समझेंगे।
अब इसके लिए मैंने कई सारे रिसोर्स लिए, मैंने जो है इंसाइक्लोपीडिया को भी इसमें लिया है, मैंने इसमें जो है ब्रिटेनिका को लिया हुआ है, इसके अलावा ये विकिपीडिया है, एक दृष्टि की वेबसाइट से कुछ कंटेंट उठाया है, काफ़ी कुछ कंटेंट जो है दृष्टि की वेबसाइट से लिया हुआ है, तो उस थोड़ी आसान भाषा में या उसको आसान तरह से उसको लिखा हुआ है, हालांकि वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा। तो क्या क्या नीति हमारी 1990 के बाद रही है, जो चेंज आप कह सकते हैं, जो नया एलिमेंट कह सकते हैं विदेश नीति के अंदर का, वो क्या है? लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है? पूर्व की ओर देख। रणनीतिक साझेदार सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो भारत ने अमेरिका और आसियान देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने का प्रयास किया। जो लुक ईस्ट पॉलिसी का मतलब क्या है? भारत के जो ईस्ट, भारत के जो पूर्व में देश हैं, जो इकॉनमी उस समय इमर्ज हो रही थी, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो अन्य जो भी बहुत सारी इकॉनमीज थी, चाहे वो सिंगापुर, मलेशिया, ये सब, थाईलैंड, ये सब जो इकॉनमी थी, उनके साथ सहयोग बढ़ाने की बात की। इन प्रयासों में जो है 1992 में जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी की जो है शुरुआत की। वर्तमान प्रधानमंत्री जो आज इस समय हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस पॉलिसी को 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के रूप में बदल दिया। तो पहले हम लुक ईस्ट पॉलिसी पे चलते थे, 2014 से इस पॉलिसी को हमने क्या कह दिया? एक्ट ईस्ट पॉलिसी। नरेंद्र मोदी जी ना नाम बदलने में बहुत ज़्यादा जो है चैंपियन किस्म के आदमी हैं, नाम बड़ी अच्छी तरह से वो बदलते हैं ना। योजना आयोग को भी उन्होंने नीति आयोग किया, खैर कोई बात नहीं, हालांकि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने समझने के लिए मजाक था ये, वैसे कोई सीरियस नहीं था इस बार। लुक ईस्ट पॉलिसी में क्या है? देखिए, लुक ईस्ट पॉलिसी में आसियान और अनेक के साथ, जो आसियान के देश हैं, उनके साथ आर्थिक एकीकरण पर हमने ध्यान केंद्रित किया था कि उनके साथ हमारी इकोनॉमी को जोड़ा जाए। लुक ईस्ट पॉलिसी 1992 में जब हम लोगों ने लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की, तब आसियान देशों के साथ भारत का व्यापार कितना था? $2 बिलियन का, जो 17-18 के समय में बढ़कर कितना हो गया? $72 बिलियन का। आप समझ रहे हैं, जब हमने लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की थी तब $2 बिलियन का हम व्यापार करते थे, और आज की डेट में ये 75 बिलियन से भी अधिक का है। 2017-18 में ये $72 बिलियन था। समझ सकते हैं आप कितना गुना हो गया? बताइए जरा, कमेंट बॉक्स में जरा बताइएगा तो कितना गुना हो गया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो 2014 में जो हम लोगों ने अपनाया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो आसियान देशों के साथ आर्थिक एकीकरण और पूर्व एशियाई देशों के साथ सुरक्षा सहयोग पर भी ध्यान केंद्रित करता है। ध्यान दीजिए, इसमें एक और चीज एलिमेंट जुड़ गया, सुरक्षा साझेदारी का। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री जो हमारे थे उस इस समय यानी कि 2014 में अभी भी हैं नरेंद्र मोदी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत उन्होंने 4C के ऊपर बात की। 4C, 4C है ना। क्या है ये 4C? कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, इन 4 चीज़ों पे जो है सहयोग की बात की आसियान देशों के साथ, जो ईस्टर्न जो इकोनॉमीज हैं, जो ये पूर्व की जो अर्थव्यवस्था है उनके साथ ही सारी। तो आप देखिए चेंज है। हम लोग पहले, हमारा जो विदेश नीति में झुकाव था वो सोवियत संघ की तरफ था, हम कह रहे हैं अब क्या? लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट। चेंज है ना, चेंज है, एक नया एलिमेंट जुड़ा। उसके बाद आप देखिए कि 1990 से पहले हमारे जो संबंध थे अमेरिका के साथ वो ज़्यादा बेहतर नहीं थे। हालांकि कभी भी हमारे अमेरिका के साथ जो है कोई गोल्डन पीरियड नहीं आया 19 से पहले। 1990 के बाद इसमें चेंज आता है, और हमारे जो संबंध है वो आप कहेंगे कि वो जो एक दूरी थी ना अमेरिका और भारत के बीच में, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम होती है 90s के बाद। तो ये एक चेंज है कि एक तरफ जो हमारा झुकाव सोवियत संघ की तरफ था, जिस वजह से अमेरिका नाराज रहता था, अब वो जो है दूरी कम होने लगी 90s के बाद। देखते हैं, ध्यान देते हैं इसमें। 1990 के दशक में भारतीय आर्थिक नीति में बदलाव है। हम लोगों ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण को अपनाया, तो इससे अमेरिका के MNCs जो है इंडिया में बहुत सारी है, तो अमेरिका की सरकार भी खुश हुई ना इन सब चीज़ों से, क्योंकि जो ये सारा चीज़ जो पॉलिसी हम अपना रहे थे, जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम हो रहा था, जो हम लोग संरचनात्मक परिवर्तन ला रहे थे अपने देश में, वो IMF के द्वारा बनाया गया था, हम लोगों ने उसे अपनाया। तो इसके बाद देखिए परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि भारत और अमेरिका के संबंधों में सुधार देखने को मिला। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण जो है समझौते भी दोनों देशों के में हुए, और एक दूसरों के साथ जो है वो नज़दीक आए भारत और अमेरिका। जब 1990 में जब 1990 से पहले शीत युद्ध का दौर था,
तब भारत अमेरिका जो है एक दूसरे से बराबर हुए रखते थे। साझेदारी हमारी उतनी अच्छी थी नहीं, क्यों? क्योंकि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट देता था, चाहे वो सीटों के जरिए ही क्यों ना हो, है ना। सीटों के जरिए जो उस समझौते में, और सेंटों के जरिए जो है वो समझौते के साथ अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ था पाकिस्तान। इसलिए जो हमारी एक अनबन अमेरिका के साथ रहती थी, क्योंकि आप जो है हमारे सबसे शैतान पड़ोसी के साथ जो है दोस्ती करके रखे हुए। अब क्या बदलाव आए हमारे और अमेरिका के बीच में? देखिए, बड़े बहुत महत्वपूर्ण समझौते हुए। मैं यहाँ कुछ समझौते लिख रहा हूँ, आप उसके बारे में थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं। भारत अमेरिका के संबंधों में जो महत्वपूर्ण समझौते हुए क्या, वो जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट 2002 में हमारा हुआ। भारत अमेरिका के बीच जो है परमाणु समझौता, जो नागरिक परमाणु समझौता, जो सिविल न्यूक्लियर अकॉर्ड था, वो 2008 में हुआ। उसके बाद जो है भारत ने जो है अमेरिका ने जो है भारत की NSG में जो स्थायी सदस्यता का भी समर्थन करने की बात की, और बराक ओबामा जो उसके बाद तो खुले समर्थन में आ गए थे कि इंडिया को NSG में जो है आपको एंट्री दिलानी पड़ेगी, तो वो तो समर्थन में थे। अमेरिका ने हमारा सपोर्ट किया। NSG में जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है उसमें जो है हमें एंट्री दिलाने की बात की थी, समर्थन किया था हमारा, ठीक ना। अच्छा, आपको याद होना चाहिए कि NSG में आपको NPT और CTBT पे साइन किए बिना आपको एंट्री नहीं मिली थी। इंडिया ने दोनों ही किसी ट्रीटी पे साइन नहीं किया था, लेकिन उसे जो है एंट्री में देने की बात की, उन्होंने समर्थन किया हमारा। अच्छा, भारत अमेरिका के बीच जो है सामरिक ऊर्जा की भागीदारी पे भी साइन हुआ 2017 में। इसके अलावा लॉजिस्टिक एक्सचेंज जो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पे भी जो है 2016 में, उससे एक साल पहले ये इसके बाद ऊपर भी समझौता हुआ। फिर कॉमकासा पे भी समझौता हम लोगों ने 2018 में किया। संचार क्षमता और सुरक्षा समझौता भी हम लोगों ने किया। इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ जो है लड़ाई में अमेरिका जो है भारत को एक सच्चा साथी बताता है। 9/11 के घटना के बाद तो इंडिया के ऊपर अमेरिका का भरोसा बहुत ज़्यादा था कि वो जो, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया इस मामले में। आतंकवाद की लड़ाई में भारत हमेशा आगे रहा है, तो अमेरिका भारत को एक सच्चा साथी मानता है इस लड़ाई में। हाल ही में आप देखेंगे जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए तो उन्होंने कितनी बढ़िया बात की हमारे बारे में जो है ना। हालांकि उसके बाद जो हमसे जो है अभी हम लोगों ने जो वैक्सीन की बात की थी कि आप जो है रॉ मटेरियल दें, तो हालांकि उन्होंने मना कर दिया, लेकिन बाद में जो है फिर राजी भी होने की बात की उन्होंने, फिर आश्वासन भी दिया। तो आप देखेंगे कि क्या नज़र आता है आपको इन सब चीज़ों से कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध कैसे बेहतर हुए। FDI के मामले में जो हमारे पास जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, उस मामले में भारत को जो पैसा जितना मिल रहा है, 5वां नंबर पे है अमेरिका। हमारे यहाँ FDI में पैसा लगाने में अमेरिका 5वें नंबर पे है। तो बहुत ज़्यादा फंड आता है उस तरह, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अमेरिका से हमारे यहाँ आता है। भारत अमेरिका के सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्राहक है, यानी कि हमारा जो सर्विस सेक्टर का जो सबसे बड़ा कस्टमर है वो अमेरिका है। हमारा जो सॉफ्टवेयर जो IT सेक्टर का जो सबसे बड़ा कस्टमर है वो अमेरिका है। हमारा 65% से ज़्यादा सॉफ्टवेयर जो है वो अमेरिका खरीद रहा है। 2019-20 के दौरान जो है दोनों देशों के बीच का जो व्यापार है वो 88 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास का रहा है। बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों जो है हम कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ हमारे जो संबंध है वो बेहतर हुए हैं 1990 के बाद। इसके अलावा जो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हमारे विदेश नीति में देखने के लिए मिलता है वो इसराइल से हमारी जो दोस्ती है वो 1990 के बाद ही हुई है। 1990 के बाद क्या है, जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट आई तब जो हम लोगों ने संबंध बेहतर करने शुरू किए। देखिए, एक देश के तौर पे 1950 में ही हम लोगों ने जो है इजराइल को औपचारिक जो है मान्यता दे दी थी एक देश के तौर पे, और तब जो है बॉम्बे में इजराइल ने जो है अपना एक वाणिज्यिक दूतावास बनाया। लेकिन 1992 में दोनों देशों के बीच जो है पूर्ण तरह से राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई। फिर दिल्ली वाली जो बात है, जो दिल्ली वाली और राजधानी वाली जो बातचीत होती है ना, वो 1992 से स्थापित। अभी थोड़े दिनों पहले जो है उसको इन देशों के बीच संबंधों को जो है लगभग जो है 30 साल होने वाले हैं। अगले साल इसको जो है 30 साल हो ही जाएंगे इस संबंध में। लेकिन इसमें जो सुधार आते हैं, जो इजराइल के प्रति जो हमारा नज़रिया बदलता है, जो इजराइल के प्रति जो हमारे संबंध बेहतर होते हैं, वो 1998 में जब एनडीए की गवर्नमेंट आती है ना, उसके बाद ही अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार होती है उसमें आपको पता है लाल कृष्ण आडवाणी और कई जो है मंत्री हमारे वहाँ जो जाते हैं दौरा करते हैं। ठीक है, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं भारत के जो इजराइल के दौरे पे गए थे।
कितनी आप समझ सकते हैं कि कब जो है चेंज आया है, 90s के बाद ही तो चेंज आया है। इसराइल, भारत की इसराइल के प्रति जो बदला दृष्टिकोण है वो दोनों देशों को उससे लाभ हुआ है, भारत को भी लाभ हुआ है और इसराइल को भी लाभ हुआ है। इसराइल जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार का आपूर्ति करता है। सबसे ज़्यादा हथियार हम कहाँ से खरीदते हैं? इसराइल, रशिया से। दूसरे नंबर पे हम लोग जो है इसराइल, मतलब इसराइल से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हथियार खरीदे जाते हैं। 2020 में भी जो है अभी 2020 में भी, पिछले साल की बात है, 2020 में भी जो है भारत ने इसराइल के साथ जो है 880 करोड़ का एक सौदा किया, जिसमें हम लोगों ने जो है लगभग 16,500 के आसपास जो है लाइट मशीन गन खरीदने का सौदा किया है। भारत के साथ इसराइल के संबंध की जो है वो सांस्कृतिक आदान प्रदान, सुरक्षा एवं सैन्य समझौता हुआ है। आतंकवाद के विरुद्ध हम लोगों ने समझौता किया है। आंतरिक अनुसंधान जो इनोवेशन है उसके ऊपर संबंध बनाने की बात की। जल और ऊर्जा के क्षेत्र में, कृषि विकास के क्षेत्र में भी सहयोग की बात हुई है। और मुझे याद है कि जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे इसराइल दौरे पे, तो उन्होंने बात की थी और आपको कि कृषि के क्षेत्र में इसराइल जो है हमारी मदद करे। तो उसके बाद आपको पता ही है कि बहुत सारा उस क्षेत्र में काम हुआ है। हालांकि एक बात आपको ध्यान में रखना होगा और इस बारे में आपको पढ़ना भी चाहिए कि भारत जो है वो जब इंदिरा गांधी के समय पे आप देखेंगे, जो फिलिस्तीन है उसके साथ हमारे संबंध जो है वो क्लोज नज़र आते हैं। तो जो PLO जो था उस समय का, जो वहाँ का जो एक संगठन था जो फिलिस्तीन की बात कर रहा था, फिलिस्तीन की आज़ादी की जो बात करें, यासिर अराफात के साथ जो है भारत सरकार के या इंदिरा गांधी के बड़े क्लोज संबंध थे। और फिलिस्तीन और इसराइल जो है दुश्मन है एक दूसरे के। तो ऐसा नहीं कि हम फिलिस्तीन के प्रति हमारा झुकाव जो है वो कम हो गया और हमारा रुख जो है वो बदल गया। नहीं, फिलिस्तीन को भी हम अभी भी उतना ही अपने क्लोज मानते हैं, बस हमारा अप्रोच इसराइल के प्रति बदल गया है। तो जो अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट था उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा जो है स्टेबिलिटी लाने की, मतलब उसमें हमने जो है एक सामंजस्य, एक तरह से जो है हम लोगों ने संतुलन स्थापित करने की कोशिश की है अपने विदेश नीति में। भारत द्वारा इसराइल और फिलिस्तीन को लेकर जो अपनाई गई नीति है, देखिए मैंने क्या कहा, इसराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे के दुश्मन हैं। देखा जाए तो हम लोग दोनों से ही संबंध अच्छे कर रहे हैं। इस नीति को ना, जब आप दो दुश्मन देशों के साथ, दो ऐसे देश हैं जो आपस में दुश्मन है, एक देश A और एक देश B, और दोनों A और B आपस में दुश्मन है, लेकिन एक आप है C, है ना, एक आप देश है, वो क्या कर रहा है, A से भी और B से भी, यानी इसराइल से भी और फिलिस्तीन से भी, जो आपस में दुश्मन है, इन दोनों से ही संबंध अच्छे करने की कोशिश कर रहा है, दोनों से ही दोस्ती करेगा। तो ये बोलेगा नहीं कि भाई इसराइल से क्या दोस्ती कर रहे हो तुम मेरे से जब दोस्ती कर रहे हो तो वो तो मेरा दुश्मन है। और इसराइल बोलेगा नहीं कि भाई फिलिस्तीन से क्यों दोस्ती करते हो तुम लोग जबकि वो मेरा दुश्मन है। इस तरह की विदेश नीति को ना, जब आप दो दुश्मन देश या दो विपक्षी देशों के साथ दोस्ती करें, इसे डिहाइफिनेशन का नाम दिया जाता है, जैसा मैंने नीचे इस नीति को सॉरी, ये चेंज आया। इसके अलावा और क्या चेंज आया? इसके अलावा और ये चेंज आया है कि हम लोगों ने खाड़ी देशों के साथ, जो अरब के देश हैं, खाड़ी देश मतलब अरब के देश, सऊदी अरब है ना, इराक, ईरान, ये सब खाड़ी के देश हैं, UAE, इन देशों के साथ भी हमारे संबंध में जो है सकारात्मक परिवर्तन आया 1990 के बाद। 1990 के बाद जो है देखिए हुआ क्या, 1990 में खाड़ी संकट उत्पन्न हुआ जब अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया। तो उस खाड़ी संकट से भारत में तेल संकट पैदा हुआ। भारत की मुद्रा जो विदेशी मुद्रा था उसका गंभीर संकट हुआ और कहा जाता है कि केवल 9 से 10 दिन का ही हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बचा था ट्रेड करने के लिए, इतना बड़ा संकट था। उसके बाद भारत को समझ में आया कि नहीं यार, खाड़ी देशों के साथ जो है संबंध को बेहतर करना पड़ेगा, वरना इस सिचुएशन में, ऐसी किसी सिचुएशन में हमारा तो हालत खराब हो जाएगा। उसके बाद ही जो है भारत ने खाड़ी देशों के साथ जो है अपने संबंध को सकारात्मक रुख दिया। भारत ने पिछले 3 दशक में खाड़ी देशों के साथ जो है अपने संबंध को बेहतर करने पर विशेष ध्यान दिया है। खाड़ी सहयोग परिषद, जो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, UAE, इनका एक परिषद है ना, इनका एक कॉर्पोरेशन, रीजनल कॉर्पोरेशन मान सकते हो, GCC है ना, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल कह सकते हैं आपसे। आप देखेंगे कि उसकी स्थापना 1998
1981 में हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने इसके साथ जो है 90s के दशक के बाद जो हमने इसके साथ बातचीत करना शुरू किया, इसके साथ हमने संबंध को बेहतर किया। और आप देखेंगे कि 2018-19 के बीच में जो हमारा इसके साथ व्यापार हुआ है वो कितना हुआ है, 121 अरब रुपए का व्यापार हुआ। 121 अरब रुपए का व्यापार, ये बहुत ज़्यादा होता है। और यूएई के साथ, सऊदी अरब के साथ तो हमारा व्यापार खुद बहुत ज़्यादा है। खाड़ी देशों में जो हमारे बहुत सारे प्रवासी रहते हैं, हमारे बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ पे काम कर रहे होते हैं ना। अरब गल्फ कंट्रीज़ में बहुत सारे हमारे लोग जो है काम कर रहे हैं। अब वो वहाँ पे काम करते हैं तो जाहिर सी बात है अपने यहाँ पे भारत में रह रहे अपने परिवारों को पैसा भी भेजते होंगे, रेमिटेंस भी भेजते होंगे, धनराशि भेजते होंगे। तो वो एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारे फॉरेन एक्सचेंज का, क्योंकि वो डॉलर के रूप में भेजते हैं। बहुत बड़ा सोर्स है हमारे फॉरेन एक्सचेंज का। तो इसलिए भी वो हम जो है उनको कभी भी नाराज़ करने की कोशिश नहीं करते हैं। और आपको पता ही होगा कि सऊदी अरब में जो है पहला हिंदू मंदिर बन रहा है। क्या है ये? विदेश नीति का एक रिजल्ट होता है। इसके अलावा आपको बताना चारबाग जो है हम लोग एक पोर्ट वो भी विकसित करने की हमने बात की थी ईरान के साथ मिलके। हालांकि बाद में ईरान ने उसने कहा कि आप इससे बाहर ही हो जाएं, लेकिन बाद में हम लोगों ने जो है उस पर समझौता को जो है जारी रखा, हमने सहयोग दिया। तो क्या कर रहे हैं हम? चीन भी यही कर रहा है, अलग अलग देशों में जो है अपने पोर्ट्स विकसित कर रहा है, अपने जिसे कहते हैं मिलिट्री बेस तैयार कर रहा है ना एक तरह से, जहाँ से वो अपनी नौसेना का संचालन कर सके। हालांकि हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं है, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, आपको देशों को इस तरह का फ़ायदा देना पड़ेगा। तो हम भी जो है अफ्रीका की कई सारी कंट्रियों के साथ ये काम करने वाले हैं, ये आपको करना पड़ेगा। हम लोग खाड़ी देशों में जो है चारबाग जो पोर्ट है उसको भी डेवलप करने की बात की थी। लगभग 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है हम लोग खाड़ी देशों से इंपोर्ट करते हैं। 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो पेट्रोल है हम लोग वहाँ से। तो आप समझ सकते हैं कि अरब देशों को हमसे कितना फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपको अभी थोड़े दिनों पहले की न्यूज़ है ना कि सऊदी अरब की जो सरकारी कंपनी है, सऊदी अरब की जो सरकारी कंपनी है अरामको, उसने जो है रायगढ़ में जो प्रस्तावित जो सबसे बड़ा रिफाइनरी है हमारे देश की जो बनने वाली है, अभी उसका निर्माण चलेगा। तो 44 बिलियन डॉलर की वो रिफाइनरी में जो है वो साझेदार बनने जा रही है। अरामको जो है वो उसकी बात कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारे और संबंध जो है वो सुधरने शुरू हुए। और आज जो है हमारे जो संबंध है खाड़ी देशों के साथ वो बहुत क्लोज है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि उभरती हुई आर्थिक और सैन्य शक्ति भी जो है वो भारत को एक विश्व गुरु के रूप में उभार रही है, जो हमारी विदेश नीति को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप ताकतवर है ना, अब आपकी नेगोशिएशन पावर बहुत ज़्यादा है। भाई आप खुद ही सोचिए, नेपाल और भूटान की क्या हैसियत होगी अमेरिका से नेगोशिएशन करने की? आप बोलेंगे कुछ भी नहीं, लेकिन इंडिया जब उनसे बात करता है तो आंखों में आंख मिला के बात करेगा, नेगोशिएशन में टेबल बजा के बात करता है कि भाई हमें इस तरह की जो है पॉलिसी चाहिए। तो इस तरह की हम जो है नियम कानून की बात करते हैं, चाहे वो WTO हो, चाहे वो अलग कोई भी काउंसिल हो, वहाँ हम लोग नेगोशिएशन करने की क्षमता रखते हैं। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि अब हम एक उभरती हुई और बड़ी सैन्य शक्ति हैं और एक बड़ी आर्थिक शक्ति हैं। और ये कब हुआ है? 90s के बाद ही तो हुआ है, जब आपने लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन करके अपने आप को एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनाया। और पोखरण में परमाणु परीक्षण करके 98 में आपने एक परमाणु शक्ति संपन्न देश की होने की घोषणा की। कोई भी न्यूक्लियर वेपन से लेस देश से कोई भी टकराने की कोशिश नहीं करता, इसीलिए आप जो है अपनी विदेश नीति में भी जो है उस तरह का दावा रखते हैं। तो 1990 के बाद जो है भारत उदारीकरण के चलते जो है भारत को बहुत लाभ हुआ। आर्थिक समृद्धि ने भारत की शक्ति को बढ़ा दिया। इसके साथ ही भारत जो है WTO सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में भूमिका निभा रहा है। साथ ही भारत का जो मोल भाव की शक्ति है वो बढ़ गई है, नेगोशिएशन की जो पावर है वो बढ़ गई है। 98 में भारत ने जो है आत्मनिर्भर परमाणु संपन्न देश बनने के बाद जो है भारत की रक्षा नीति को भी अपने हमारे को हम जो है उनमें संयम रखा है। हालांकि हम लोग किसी पर आक्रमण नहीं करते इतने पावरफुल होने के बाद भी। लेकिन आप देखेंगे हाल में ही जो नई गवर्नमेंट आई 2014 के बाद, उन्होंने क्या कहा? उसने अपनी सुरक्षा नीति में थोड़ा सा बदलाव लाया। कहा कि देखिए पुरानी जो सुरक्षा नीति है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा आप कहेंगे कि डिफेंसिव है ना। अब
सरकार ये कहती है कि हम अपनी सुरक्षा नीति को आक्रामक नीति की तरह बदलेंगे, है ना, हम डिफेंसिव से जो है एग्रेसिव हो जाएंगे। ये हमारी नीति में बदलाव है। इसलिए आप देखेंगे कि डोकलाम विवाद हो, उसमें भारत ने किस तरह की कार्रवाई की। भारत पीछे नहीं हटा, जब तक मामला पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ भारत पीछे नहीं हटा। पीछे क्यों हटेगा, वैसे तो डोकलाम हमारा है, मगर मैं बात कर रहा हूँ विवाद की, कि विवाद पे आप शांत नहीं बैठे, आपने विवाद को खत्म करने के बाद ही जो है उस पर जो है पूरी तरह से बात को समाप्त किया, बीच में अटकाया नहीं। इसके अलावा आप देखेंगे 2016 में जो आतंकवादी हमला हुआ उड़ी में, तो उसके बाद जो है पाकिस्तान के खिलाफ हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की। पहले हम ये सब नहीं करते थे, हो सकता है करते भी हों तो कोई खबर नहीं है, लेकिन खबर तो यही है कि 2016 के बाद जो है ना, अच्छा फिर उसके बाद बालाकोट में भी हमने स्ट्राइक किया। और अभी जो हमारी जो परमाणु नीति है उसमें भी चेंज आने की बात हो रही है। पहले हमारी परमाणु नीति जो है वो क्या है कि भाई हमारी परमाणु नीति ये है कि हम पहले नो फर्स्ट यूज़ की नीति हम अपनाते हैं, यानी कि हम पहले कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने परमाणु हथियारों को। अगर आपने हमारे ऊपर छोड़ा एक परमाणु हथियार, उसके बाद हम करेंगे। सरकार कहीं ना कहीं ये संकेत देती है कि अब हम इस नीति को बदलते हैं, ज़रूरत पड़ी, अगर समस्या और स्थिति ऐसी बनी कि हमें पहले इस्तेमाल करना पड़े अपने परमाणु हथियार को, तो हम कर सकते हैं। इस तरह के भी संकेत मिलते हैं अब सरकार से। बदलते वैश्विक राजनीतिक परिवेश में भारत अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए किसी भी औपचारिक समूह पर निर्भरता को सीमित कर रहा है ना। तो इसीलिए आप देखेंगे कि हाल के दिनों में सरकार जो है मेक इन इंडिया जैसा प्रोजेक्ट लाती है और कहती है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना देखती है। तो विदेश नीति में एक बदलाव ही तो है। अच्छा, विदेश नीति की बहुत सारी चुनौतियां और आलोचना भी है, मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ, समय वीडियो बहुत लंबी हो रही है। चुनौती और आलोचना क्या है? देखिए, भारतीय विदेश नीति में अपने पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार के प्रति जो है हम लोग नजर नहीं आते। नेपाल जो आपका छोटा भाई हुआ करता था, अब वो चीन की गोद में बैठने लगा है। बांग्लादेश को हमेशा डर रहता है कि भारत जो है अपना दबदबा बढ़ाने के लिए बांग्लादेश का इस्तेमाल कर रहा है, वो भी आपकी बात नहीं सुनता है। म्यांमार भी जो है आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आपका बात सुन कौन रहा है? आपका पड़ोसी आपकी बात नहीं सुन रहा है। क्या बनेंगे आप विश्व गुरु, क्या बनेंगे आप वर्ल्ड लीडर जब आपके पड़ोसी ही आपके साथ अच्छे संबंध नहीं रखते? नेपाल जैसे पुराने मित्र भी जो है हमसे दूर नजर आने लगे हैं भाई, वो भी आंख दिखाने लगा है कभी कभी। अमेरिका पर हमारी बहुत बड़ी निर्भरता है, इसके लिए भी जो हमारी स्थिति है वो संतोषजनक नहीं है, ये भी एक आलोचना हो सकती है। अपने सभी व्यापारिक साझेदार के साथ, जो भी हमारे व्यापारिक साझेदार जिनके साथ हम व्यापार कर रहे हैं सैकड़ों बिलियन डॉलर का, उन सब के साथ हमारा जो संतुलन है, जो व्यापार संतुलन है वो प्रतिकूल है। यानी कि उनके यहाँ हमारा पैसा ज़्यादा जा रहा है, हम लोग उनसे ज़्यादा सामान खरीदते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा पैसा ज़्यादा जाएगा। और वो लोग हमसे कम सामान खरीदते हैं, इसलिए जाहिर सी बात है उनका पैसा हमारे यहाँ कम आएगा। तो हमारा जो व्यापार संतुलन है वो घाटे में। अरे चाइना ही देख लो, मान लो चाइना हमें कितने का सामान बेचता है? 1000 रुपये का, और हमसे खरीदता कितने का है? 200 रुपये का। तो हमें घाटा कितने का हुआ है? 800 रुपये हमारे वहाँ चले गए भाई। इसे कहते हैं, अच्छा चले गए का मतलब ये नहीं कि हमारे पैसा चला गया, हम लुट गए, नहीं, सामान हमने लिया है लेकिन हमारा पैसा तो गया ना। तो व्यापार संतुलन जो है वो हमारा कैसा है? घाटे में है। ये सरप्लस में होना चाहिए, तब आपका फायदा है। अच्छा, भारत के लिए जो सऊदी अरब, इजराइल, ईरान हम एक महत्वपूर्ण साझेदार है, परंतु इन सारे देशों के साथ जो है आपसी विवाद है। सऊदी अरब, इजराइल, ईरान आपस में इन लोगों की बनती नहीं है। आपस में ये देश जो है आपस में जो है एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, इनकी विदेश नीति एक दूसरे के खिलाफ है। तो भारत के सामने ये चुनौती है कि कैसे इजराइल, सऊदी अरब, ईरान जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे साझेदारी हैं, जिनके साथ हमारे संबंध बढ़िया हैं, उनके साथ हम कैसे कोऑर्डिनेशन के साथ, सामंजस्य के साथ, संतुलन के साथ जो है अपनी विदेश नीति को बनाएं। ये एक चुनौतीपूर्ण भरी बात है। विदेश नीति को जो है, विदेश नीति का घरेलू राजनीतिकरण भी हुआ है। आपको पता है कि पाकिस्तान के ऊपर हमारे देश में क्या क्या बोला जाता है ना। पाकिस्तान एक सॉफ्ट टारगेट बना दिया जाता है जो है घरेलू राजनीति में, और उस विवाद का, चाहे वो कश्मीर विवाद हो, चाहे वो POK हो, उसका हल नहीं मिलता है। और जो दूरी है जो 1947 से बनती हुई आ रही है वो और बड़ी हो रही है। वो दूरी अब अमेरिका के साथ क्लोज हो गए, अब पूर्व की कंट्रियों के साथ क्लोज हो गए, आप
जो अरब कंट्रीज़ हैं इनके साथ क्लोज हो गए, आप इसराइल के साथ आ गए अच्छे से, पाकिस्तान के साथ आपने अपना संबंध को बेहतर नहीं कर पाए। पाकिस्तान की भी इसमें बहुत गलती है, लेकिन इधर भी गलती है। खैर, विदेश नीति का घरेलू राजनीतिकरण एक चिंता का विषय रहा है। जो नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आप जो है इसको उठाते हैं और इस तरह की बात करते हैं, तो विदेश नीति के निर्माण में जो है नेतृत्व जो है, जो देश के नेता होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बड़े फैक्टर रोल होते हैं, जिनको बचना चाहिए कि इस तरह से जो है हमें अपनी विदेश नीति को प्रभावित नहीं करना चाहिए। निष्कर्ष क्या हो सकते हैं? देखिए, भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व वही हैं जो बाकी देश के होते हैं। कैसे? भूगोल है, इतिहास है, सैन्य है, आर्थिक स्थिति है और अंतर्राष्ट्रीय परिवेश है, घरेलू राजनीति, ये सब मैंने आपको बताया। भारत भी अपनी विदेश नीति में जो है गुटनिरपेक्षता, निशस्त्रीकरण मतलब हथियारों की संख्या को कम करना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और राष्ट्रीय हित को बढ़ावा दिया है। समय के साथ आए बदलाव ने भारत की विदेश नीति को भी देखा जा सकता है। 1990 में जहां एक तरफ भारत ने अमेरिका के साथ हाथ बढ़ाया, तो वहीं दूसरी तरफ जो है रशिया का भी उसने हाथ थामे रखा। इसराइल के साथ भी अपने संबंधों को हवा दी, तो सऊदी अरब के साथ भी जो है अपने व्यापार को बढ़ाया। सबके साथ में अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश की। फिर भी भारतीय विदेश नीति में कई चुनौतियां देखने के लिए मिलती है, जिस पर हमें अभी भी काम करना बाकी है। यदि भारतीय विदेश नीति में जो कमियां हैं हम उसे खत्म कर देते हैं, उसे दूर कर देते हैं अपनी कमियों को, तो 21वीं सदी में भारत जो है वो विश्वगुरु बन सकता है। ये मैंने एंड किया है। आप इसे और अच्छे से कोई क्लीशे देके जो है खत्म इसे कर सकते हैं, तो आपको समझ। अच्छा, मैंने इसमें जो है रशिया को नहीं ऐड किया। रशिया के साथ हमारा क्या सिचुएशन बदला है, तो मेरा मानना है कि रशिया के साथ ऐसा कुछ खास बदलाव आया नहीं है, बल्कि आप लिख सकते हैं कि एक दूरी ही आई है। जितने क्लोज हम पहले हुआ करते थे 90s से पहले, शायद उतने क्लोज हम ना हो, लेकिन समय बदला है। तो जो मुझे सही लगा कि मैं ऐसे ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता था, पहले से जो है बड़ा हो गया है इतना, इसीलिए इतना ही इसे वीडियो को रखते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो में कुछ मिला हो अपने लायक, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये आपको काम आएगा अपने जो ऑनर्स का आप पेपर जब लिखते हैं, तो जो आपका जो फॉरेन पॉलिसी इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, उसमें आपको ये टॉपिक बड़ा हेल्प करेगा। तो धन्यवाद, शुक्रिया।